मेरे बैक में एकदम से इंजरी आ गई, तो मैं वहीं पे गिर गया था। मैंने जैसे आर्मी की ट्रेनिंग करते हैं कुछ बच्चे, एंड उनके पैरों में गैप नहीं होता, ठीक है, गैप की प्रॉब्लम होती है। इस तरह की मिनिमम एंड मैक्सिमम क्या कॉस्ट रहती है और इनमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि बचपन से ही कई बच्चों में नी में प्रॉब्लम होती है या कुछ पोलियो की वजह से भी प्रॉब्लम होती है। पेशेंट इसी वजह से नर्वस होते हैं कि पेनफुल होगा। और हेलो दोस्तों, स्वागत है द वाइट कोट टॉक्स में, जहाँ पे हम बात करते हैं हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स के बारे में। मेरा नाम अनुज है। आज हमारे साथ हैं हाईली एक्सपीरियंस ऑर्थोपेडिक डॉक्टर डॉक्टर हिमांशु गुप्ता। आज हम घुटनों के दर्द के ऊपर बात करने वाले हैं और आपने कभी ना कभी फील किया होगा। डॉक्टर, वेलकम टू द शो। Thank you very much, Anuj. Thanks to White Coat Talks for having me here, थैंक and we will have having a lot of discussions today to clear up बहुत सारे लोगों के दिमाग में myths होते हैं, बहुत सारे confusions होते हैं, तो उन सब चीज़ों को जितना हम कोशिश कर सकें जी इसको क्लियर करते हैं आज। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर, आप हमारी ऑडियंस के लिए ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपको ऑर्थोपेडिक्स में किन किन चीज़ों के साथ डील करना पड़ता है? देखिए, ये जो ऑर्थोपेडिक्स फील्ड है, जी ये एक ऐसी ब्रॉड फील्ड है जो इंसान को खड़े हुए, चलते हुए, काम करते हुए, घूमते हुए हर चीज़ में चाहिए। जी और ये हमारा मस्कुलर स्केलेटन, जी हमारा बोन्स, हमारी नर्व्स, मसल्स, टिश्यूज, स्पाइन, जी नेक, बैक, सब चीज़ें इसी से रिलेटेड हैं। जी अब जहाँ तक हम बात करते हैं, जब आदमी सुबह सो के उठता है जी और तब से लेके कई लोगों को सुबह में बैक में पेन होता है, सुबह में हाथों में, जोड़ों में दर्द होता है, जी घुटनों में दर्द होता है, चल के गए, वॉक करने गए, उसमें दर्द हो गया। जी तो मतलब हमारे हर चीज़ में एक आदमी के सही रहने के लिए, एक्टिव रहने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो जी सब ऑर्थोपेडिक्स से रिलेटेड है। जी तो हमारी फील्ड में सबसे कॉमन प्रेजेंटेशंस जो होती हैं मरीजों की, वो होती हैं यूजुअली घुटने का दर्द या फिर स्पाइन की दिक्कत। जी। डॉक्टर, आपने जैसे बताया कि जॉइंट्स में और घुटनों में ये पेन होता है, तो इसके क्या कॉमन सिम्टम्स और केसेस होते हैं? देखिए अनुज, क्या होता है कि आज की डेट में जो हम लोगों का रहन सहन है, जी ज़्यादातर लोग ऑफिसेज में या चेयर्स पे बैठे रहते हैं, जी जिसमें 8-10 घंटे बैठे रहने का कारण होता है, जिसकी वजह से सबसे बड़ा कारण तो घुटनों में दर्द या कमर में दर्द की शुरू होती है, गर्दन में दर्द शुरू होता है। तो इसलिए कोई भी एज जी ऐसी नहीं है जो इस चीज़ से बची हुई है। जी कोई एज ऐसा भी हो सकता है कि 10 साल 12 साल की एज के बच्चे भी हम देखते हैं जिनको नेक में पेन है। जी कुछ ऐसे भी हैं जिनको 60-70 साल की एज में जी बैक में, घुटनों में, सब में दर्द है। तो आज हम अपना फोकस रखते हैं घुटनों के दर्द पे, और जी जिसके लिए हर एज में अलग कारण होता है। 8-10 साल की एज से लेके और 70-75 साल की एज तक, जिसमें कि हमारा पोस्चर सबसे बड़ी चीज़ है। फिर आर्थराइटिस जो सब लोगों ने सुना है, जी फिर रूमेटॉइड जी आर्थराइटिस या गठिया, जिसको गठिया बाय बोलते जी हैं, वो है। फिर स्पोर्ट्स इंजरीज़ हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उस सब में डिस्कशन करने से पहले मैं चाहूँगा, पहले मैं अपने आपके ऑडियंस को मैं जी घुटने का स्ट्रक्चर बताऊँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारा जो नी होता है, इसमें ये ऊपर जो बोन है, ये थाई बोन है। जी ये नीचे की लेग बोन है। ओके ये हमारा पाली या पेटला जिसे हम कहते हैं, वो है। और ये आपस में तीनों मिलके एक जॉइंट बनाते हैं जो कि नी जॉइंट है। ओके नी जॉइंट एक हिंज जॉइंट है जो कि खाली होल बंद वाला सिंगल प्लेनर मूवमेंट होती है। जी बट इसमें माइनर मूवमेंट दूसरे रोटेशन वाली भी होती हैं, जिसकी वजह से हमारे घुटनों के अंदर ये जो मेनिस्कस होते हैं, जी मीडियल या लैटरल, और लिगामेंट एसीएल, ओके ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं। अब जो यंग एज में हम देखते हैं, खेलते कूदते हुए बच्चों को, कहीं जंप किया, फुटबॉल खेल रहे हैं, पैर मुड़ गया, गिर गए, ट्विस्ट हो गया, जी उन सब में यूजुअली ये जो लिगामेंट्स होते हैं, इनकी इंजरीज होती हैं, डायरेक्टली फ्रैक्चर्स वगैरह नहीं होते। ओके ये जो लिगामेंट्स की इंजरीज होती हैं, कुछ होती हैं जो सेल्फ हीलिंग होती हैं, जी खुद से रेस्ट से मैक्सिमम केसेस में ठीक हो जाते हैं। जी बट कुछ ऐसे होते हैं जिसमें, जैसे जो ये मेन लिगामेंट है जिसे हम एसीएल कहते हैं, इस लिगामेंट में हम लोग को उसको रिपेयर या रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी करनी पड़ती है, जिसका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि अगर कल को ये नहीं होगा तो जॉइंट हमारा लचीला या लैक्स रहेगा और हमारा बार बार ये पैर का मुड़ने का चांस जी रहता है और घुटने में स्ट्रेंथ नहीं आती है। तो ओके ये तो रहा यंग एज का या मिडिल एज में, जिसमें लोग जी ज़्यादा एक्टिव हैं, खेलते हैं, जी कूदते हैं, जी सब कुछ बिल्कुल है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं यूजुअली
जो ऑफिस गोअर्स हैं, जो लोग ज़्यादातर बैठते हैं, तो जी। जब बैठते हैं तो ऐसे बैठे रहने की वजह से या बहुत ज़्यादा घुटना मोड़ के बैठे रहने की वजह से या फिर वर्क फ्रॉम होम कल्चर की वजह से बेड पे आलती-फालती मार के बैठते हैं, तो उसकी वजह से जब ये ऐसा बंद रहता है, तो हमारा ये नी कैप, पैटेला इस जॉइंट के साथ में रगड़ना शुरू हो जाता है और वो एक दूसरा कारण है जिसकी वजह से एंटीरियर नी पेन या फ्रंट ऑफ द नी पेन होता है। ओके। वो यूजुअली स्टेयर्स चढ़ना-उतरना इस सब में ज़्यादा दिक्कत देखी जाती है। उसमें फिर भी मरीज़ अब मेरे पास आके बोलते हैं, "डॉक्टर साहब मुझे अभी से आर्थराइटिस हो गई क्या?" जी। सो हम लोग उस चीज़ को भी मिथ को क्लियर करें, ये आर्थराइटिस नहीं, ये आपके पोस्चर की वजह से कार्टिलेज में डैमेज हो रहा है। जी। जब आप सही से अपना पोस्चर सही करेंगे, मसल बैलेंसिंग पे काम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो सब कुछ सही हो जाएगा। ओके। तीसरी चीज़ जो हम देखते हैं यूजुअली 30 टू 40-45 की एज में, वो होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। यूजुअली ओके। फीमेल्स में ज़्यादा होता है, जो गठिया बाय या मतलब हमारा शरीर हमारे शरीर के अगेंस्ट काम करता है। उसमें वो मेन नी जॉइंट को पहले नहीं टच करता, उसके आसपास का जो कवरिंग होती है, उसे हम साइनोवियम कहते हैं, उसको इन्वॉल्व करता है। ओके। वो जिस साइनोवाइटिस, तो वो घुटना हो, शोल्डर हो, सर्वाइकल का एरिया हो या फिंगर के जॉइंट्स हो, इन सबको इन्वॉल्व करता है। वो ओके। रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ओके। जिसमें मेनली आपका ट्रीटमेंट का डायरेक्शन उसी हुँ। तरफ जाता है। और चौथी चीज़ होती है जो एज रिलेटेड है, डीजेनरेटिव आर्थराइटिस है, जो कि ओके। जैसे-जैसे एज बढ़ रही है, हुँ। हमारा यूज़ हो रहा है, तो ये जो मेन कार्टिलेज जो हम स्मूथ देख रहे हैं यहाँ पर, ये कार्टिलेज घिस जाता है। ओके। वो ऑस्टियोआर्थराइटिस सो कहलाती बेसिकली है। जो घुटनों में जैसे आवाज़ आती है जॉइंट्स में, तो वो इसी की वजह से। आवाज़ आना तो कई बारी ये पेटला भी क्लग कर जाता है, उससे भी ओके। आ जाती है, जी। बट जब आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, पोस्चर चेंज कर रहे हैं और उसमें आपका ये जो जॉइंट है मेन, ये कार्टिलेज जो घिस रहा है, जी। उसकी वजह से दिक्कत आती है। ओके। वो एक सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले जो सबसे ज़्यादा पेशेंट्स हैं, हुँ। उनमें दिक्कत देखी जाती है। ओके। पेन की, ओके। चलने की, मोबिलिटी रिस्ट्रिक्शन की, सब चीज़ें। ओके। ओके। सो इनके सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो जैसे जो आवाज़ें आती हैं या ऐसे पेन होता है चलने में, या लोगों को लगता है कि कुछ लोग कॉमन लैंग्वेज में बोल देते हैं कि ऑयल कम हो रहा है एक्चुअली, तो उसमें क्या इसके सॉल्यूशंस क्या हैं? इसमें क्या-क्या हाँ, तो चीज़ें? अभी हम रिवर्स चलते हैं, जैसे आपने सवाल पूछा, तो जी। ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे आपने बात करी, जी। उसमें जो अर्ली स्टेज होता है, नॉर्मली 4-5 ग्रेड्स होते हैं। जो पहला या दूसरा ग्रेड होता है, उसमें जी। तो यूजुअली आप अपना मसल स्ट्रेंथनिंग पे थोड़ी बहुत फिजियोथेरेपी हुँ। और आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथनिंग जो होती है मसल्स की, उस पे काम करते हैं। जी। पोस्चर सही रखते हैं तो आपका घुटना सही चलता रहता है। ओके। ग्रेड 3 होता है जिसमें थोड़ी-थोड़ी डिफ़ॉर्मिटी भी आनी शुरू होती है और आपको नॉर्मल रूटीन वॉक भी पेनफुल हो जाता है। उन केसेज़ में यूजुअली कई बारी रोल होता है फिजियोथेरेपी का, कई बारी रोल होता है इंजेक्शंस का, जो कि जी। लुब्रिकेंट के इंजेक्शंस होते हैं, जी। उन सब का रोल होता है, जिससे काफ़ी हद तक ये चीज़ इम्प्रूव होती है। ओके। ग्रेड 4 या ग्रेड 5 जिसमें इंस्टेबिलिटी है या पैर बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है, उसमें नी रिप्लेसमेंट या सर्जिकल करेक्शन का रोल है, बिकॉज़ उसमें टेढ़ापन आ चुका है, उसमें ओके। जॉइंट आपस में रगड़ रहा है, तो ओके। आपको उसको अलाइनमेंट को सीधा करना पड़ेगा। ओके। अब ये सर्जरी करने के भी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, जिसमें कि अगर खाली सिंगल कार्टिलेज इन्वॉल्वड है तो आप पार्शियल नी रिप्लेसमेंट करते हैं। ओके। अगर पूरा हुँ। जॉइंट खराब है तो उसमें आप टोटल नी रिप्लेसमेंट करते जी। हैं। टोटल नी रिप्लेसमेंट में भी आप कन्वेंशनल करते हैं जी। या फिर आप कंप्यूटर नेविगेशन करते हैं या जी। फिर आप रोबोटिक करते हैं। ओके। जो हमें आजकल जो सबसे ज़्यादा चल रहा है उसमें कंप्यूटर नेविगेशन और रोबोटिक चलता है, ओके। डिपेंडिंग ऑन व्हिच इज़ द राइट केस फॉर अ रोबोटिक रिप्लेसमेंट और अ कंप्यूटर नेविगेशन। ओके। बट द रिजल्ट्स फॉर ऑल आर वेरी गुड। ओके। पेशेंट्स आजकल सर्जरी के बाद अगले दिन खड़े होके या सेम डे शाम में ही खड़े होके चलते हैं, वॉशरूम जाते हैं और 2 से 3 दिन में छुट्टी भी हो जाती है। ओके। तो इसको लेके भी बहुत सारे मिथ्स होते हैं कि डॉक्टर साहब जिस सर्जरी करा ली और कुछ हो गया तो हम तो बेड पे ही आ जाएंगे। ऐसा बिल्कुल, नहीं बिल्कुल। होता है। आजकल कितने लोग एक्टिव हैं, आप काफ़ी। जिनको मिलते भी हैं बाहर और आपको पता भी नहीं होता कि इनकी नी रिप्लेसमेंट हो रही है। काफ़ी पेशेंट इसी वजह से नर्वस होते हैं कि पेनफुल होगा और काफ़ी इन्हीं चक्करों। पेनफुल नहीं है सर, आज की डेट में तो जो हुँ। जिस टाइप का एनेस्थीसिया वगैरह दिया जाता है जिससे जी। कंट्रोल रहता है पेन, और हुँ। क्योंकि बहुत मिनिमल इन्वेजन से सर्जरी होती है, बहुत मिनिमल कट से सर्जरी होती है, इसलिए ज़्यादा हुँ। रिकवरी पीरियड भी लंबा नहीं होता, पेन भी ज़्यादा नहीं आता, ओके। तो ओके। इसमें ये फ़ायदा होता है। ओके। अब हम आते हैं दूसरा जो डीजेनरेटिव ऑस्टियोआर्थराइटिस के बाद में जो आता है, जो हम जी। बात कर रहे थे रूमेटॉइड आर्थराइटिस। जी। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में मैक्सिमम केसेस में दवाइयाँ, ट्रीटमेंट, ये सब चीज़ें हम लोग एज ऑर्थोपेडिक सर्जन या रूमेटोलॉजिस्ट वो लोग करते हैं, और ये जो आपको एक जनरलाइज्ड एक ऑटोइम्यून बीमारी है, इसका इलाज चलता है। उसकी ओके। इलाज करने से आपके ऑलमोस्ट सारे जॉइंट्स के सिम्टम्स दबे रहते हैं। पर अगर अनफॉर्चुनेटली सब कुछ करने के बावजूद भी जॉइंट खराब हो जाए या काफ़ी हद तक गल जाए, तो उस केस में फिर उसको भी रिप्लेसमेंट सर्जरी ही होती है, ओके। विद सम स्पेशल सॉर्ट ऑफ इम्प्लांट, जिसमें आपको
क्योंकि बोन्स बहुत वीक होती हैं रोमेटॉइड हम्म, आर्थराइटिस, तो आपको किस टाइप का इम्प्लांट यूज़ करना है जैसे कि उसकी लॉन्गेविटी रहे, हम्म, 25-30 साल आराम से चले जी, नी, उसके हिसाब से आप केयरफुल सिलेक्शन करते हैं। अब हम ओके, आते हैं जो हम बात कर रहे थे पोस्चर वाला, जी, तो जो सपोज किसी ने बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया, किसी ने एकदम से रनिंग शुरू कर दिया, बिकॉज जी, यहाँ पर एक कल्चर आ जाता है जी, कि मुझे वेट लॉस करने को बोला गया तो मेरा साथ वाला भी रनिंग कर रहा है, मैं भी करता हूँ, मैं बिल्कुल, जिम जाता हूँ, वेट करना हम्म, शुरू। तो जब आप ये सब एक्सरसाइज शुरू करते हैं जो आप नहीं कर रहे थे और आपकी मसल कैपेसिटी से ज़्यादा होता है, तब आपको ये नी कैप पेन या एंटीरियर नी पेन, इस टाइप के पेन शुरू हो जाते हैं। ओके, उन केसेस में यूजुअली डॉक्टर से विजिट करके अपना एक्चुअल डायग्नोसिस एक बार बन जाए, हम्म, और उसके बाद में आपको रेगुलरली कुछ एक्सरसाइजेज जो स्ट्रेंथनिंग में काम करेगी, कुछ स्ट्रेचेस और पोस्चर करेक्शंस, सम सप्लीमेंट्स लाइक कोलेजन वगैरह, वो हेल्प करता है काफ़ी हद तक। ओके, ओके, अब हम बात करते हैं कि ये इंजरीज हो जाएं, जो स्पोर्ट्स इंजरीज की बात कर रहे हैं। जी। अगर मेनिस्कस में जैसे मुझे सॉरी, जैसे मुझे एक बार इंजरी हुई थी कि जिम में मैं वर्कआउट कर रहा था, तो मेरी बैक में एकदम से इंजरी आ गई, तो मैं वहीं पे गिर गया था। तो मुझे उसे रिकवर करने में करीब 1 से 2 महीने लग गए थे। एंड तो अभी तक वो पेन थोड़ा बहुत रहता है। एंड दूसरा जैसे कि मेरे शोल्डर में भी हुआ था, तो उसके लिए जैसे मैं विटामिन डी लेता हूँ। तो ये चीज़ें मतलब कैसे ध्यान देखिए, रख सकते हैं? जो आपने जिम में जैसे किया, हुँ, जिम में ना मैक्सिमम एक्सरसाइजेस इस तरीके से बनी है कि कोई भी कोलैटरल डैमेज ना हो, खाली ओके। एक्सरसाइज के हिसाब से हो। हुँ, वो होता तब है जब हमारा या तो पोस्चर गलत है, बिल्कुल। या हम लोगों का एक्सरसाइज करते हुए ध्यान भटक जाए, जी, या हम अपनी मसल की कैपेसिटी से ज़्यादा का वेट उठा के करें। जी, इन केसेस में होती है जो मस्कुलर इंजरीज जिम में होती है, जो आपको मोस्ट लाइकली हुआ होगा, वो आपको जी। एक्यूट स्पैज़म हुआ होगा, या थोड़ा सा डिस्क में आपको एक हुँ, सूजन आया होगा, जिसकी वजह बिल्कुल। से आपने रेस्ट किया, अपना हुँ, मोबिलिटी करे, फिजियोथेरेपी दवाइयों से हुँ, आपका महीना 1.5 महीने में ठीक हो गया। बिल्कुल, बट बिल्कुल। काफ़ी केसेस में वो इतने लकी नहीं होते हैं हुँ, लोग। तो हम लोग ये जो स्पाइन के बारे में है या डिस्क के बारे में आपके अगले हुँ, पॉडकास्ट में बात बिल्कुल, करते हैं, बिल्कुल, बिकॉज बिल्कुल। ये हुँ, एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसमें हुँ, मेरे पास बहुत क्वेरीज आती हैं सर्वाइकल को लेके, जी, लंबर पेन को लेके, डिस्क प्रोलैप्स को लेके, उसकी क्या क्या ट्रीटमेंट्स हैं। जी, तो मिनिमली इन्वेजिव सर्जरीज हैं, एंडोस्कोपीज हैं, बहुत हुँ, सारी चीज़ें होती हैं उसमें जो कि सेफ हैं। बिल्कुल। तो वो हम अगले बारे में बात करेंगे, बट अभी जहाँ तक हमारा नी का सवाल है, नी में जैसे ये इंजरीज वगैरह होती हैं, फिजियोथेरेपी कोलेजन वगैरह से ठीक हो जाता है। जी, अब हम बात कर रहे थे कि खेलते कूदते हुए हुँ, इंजरी हो जाए, नी ट्विस्ट हो जाए, आप बिल्कुल। ज़मीन पे गिर जाएँ, या हुँ, बहुत तेज़ कुछ टियर हो जाए, या हुँ, एक्सीडेंट हो जाए। उन केसेस में जब आपका लिगामेंट अगर चला गया, एसीएल या पीसीएल, ये हुँ, दोनों लिगामेंट्स बहुत ज़रूरी हैं नी ओके। की स्टेबिलिटी के लिए। उसके बियॉन्ड एमसीएल, ये तीसरा लिगामेंट होता है जो अंदर साइड होता है। ओके, अगर इनमें इंजरीज होती है तो इनको डेफिनेटली रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, बिकॉज़ नी को स्टेबिलिटी इन्हीं से आती है। ओके। नहीं तो हमारा नी अनस्टेबल रहेगा, हुँ, लैक्स रहेगा, और बार-बार मुड़ने का, गिरने का चांस रहता है। ओके। जहाँ तक मेनिस्कस होते हैं नी के अंदर, उनमें जो माइनर ग्रेड 1, ग्रेड 2 टाइप की इंजरीज होती है वो रिकवर कर जाती हैं। जी, जो बड़ी इंजरीज होती हैं जो सरफेस पे दिखती हैं, उनमें यूजुअली मोस्ट केसेस में रिपेयर किया जाता है, या जहाँ पर सैल्वेजेबल नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा खराब इंजरी है, तो उसमें हमें थोड़ा सा वो मेनिस्कस काट के शेव आउट करना पड़ता है, ओके, वो चाहे मीडियल मेनिस्कस हो, लैटरल मेनिस्कस हो। ओके। बट इन सब चीज़ों में भी कोई ऐसा चिंता वाली चीज़ नहीं है, बिकॉज within 5 to 7 days patients are back to normal in terms of going back to work, going back to normal activities, walking and everything. ओके, But yes, in a ligament reconstruction usually 6 से 7 महीने लगते हैं आपको वापस से स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हाई कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स जैसे हुँ, क्रिकेट, फुटबॉल, रग्बी, जंपिंग वाली एक्टिविटीज, इन सब चीज़ों को आपको 6-7 महीने से पहले नहीं कर पाएंगे। बट हाँ, जिमिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, ये सब चीज़ें आप शुरू कर सकते हैं विद इन अ मंथ, इवन आफ्टर लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन। ओके, ओके। सो दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस। तो जो मेरा कहना है कि कोई भी आपको नी में पेन है, नॉर्मल नहीं है, अच्छा, बॉडी का सिग्नल है कि हुँ, आपको पेन हो रहा है, वो आपको एक सिग्नल दे रही है कहीं ना कहीं कुछ गलत है। हुँ, अगर जो सेल्फ लिमिटिंग पेन होते हैं वो अपने आप से, मस्कुलर पेन हमें इतनी उम्र में पता चल जाता है, जो हुँ, 5-7-10 दिन में ठीक हो जाता है। बिल्कुल। बट जो नहीं ठीक हो रहा है उसमें अंदर से कुछ ना कुछ कमी है, हुँ, उसके लिए स्पेशलिस्ट को मिलें, दिखाएं, और ओके। फिर जो मेन चीज़ है उसका डायग्नोसिस करा के उसको ठीक कराएं। नहीं तो फिर आप एक हुँ, मिथ में ही जीते रह जाएंगे कि बिल्कुल, मुझे बिल्कुल। तो शायद आर्थराइटिस हो गई है। हुँ, बहुत पेशेंस, मतलब वो ज़्यादातर आप आज को सोशल मीडिया की वजह से, ये गूगल पे देख के, किसी को 20 साल वाले को भी अगर नी में पेन है, उनको लगता है ऑस्टियोआर्थराइटिस है। हुँ, तो ये एक प्रॉब्लम है जो दिमाग में हमारे चलता रहता है, फिर हमें लगता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस का इलाज ही नहीं है, नी हुँ, रिप्लेसमेंट होगा, तो हम अपनी ही सेल्फ गिल्ट में जीते रहते हैं, बिल्कुल। और ज़्यादा एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शन करके, और वेट गेन, और नी पे इम्पैक्ट। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये अपने आप में एक विशियस साइकिल है, कहीं ना कहीं तो तोड़ना पड़ेगा। हाँ, वो तो है।
सो सर जैसे हम लास्ट में मतलब एंड में आए तो जैसे नी रिप्लेसमेंट का ट्रीटमेंट होता है, तो उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है और उसको करवाने का लास्ट स्टेज कब होता है? नी रिप्लेसमेंट का ना सबसे कॉमन सवाल जैसा आपने पूछा वही पेशेंट के दिमाग में होता है, सर ये तो लास्ट ऑप्शन है। हम्म बट हम लोग जो कहते हैं एज सर्जन, हम लोग कहते हैं बेस्ट ऑप्शन है। हम्म कारण क्या है कि हर एक की ना स्टेज होती है। हम्म आप जब नी रिप्लेसमेंट को इतना डिले कर देते हो हम्म कि नहीं अब हम्म, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, अब तो मैं करा लेता हूँ, बिल्कुल। ऐसा नहीं होता। अगर आपको दर्द कम है, आपकी चाल खराब है हम्म और आप लंगड़ा के चल रहे हैं, हम्म, उसकी वजह से अगर आपका एक ही घुटना खराब था, आप सारा जोर दूसरे घुटने पे दूसरे डाल को रहे हैं, बिल्कुल। उसको कुछ टाइम में खराब कर देंगे। या फिर अपनी खराब चाल की वजह से आप अपनी स्पाइन को खराब कर लेंगे, क्योंकि सारा जोर स्पाइन से झूलता है आदमी। तो कितने केसेस में ऐसा होता है कि डिले करते करते नी तो ठीक हो गया, बट या तो दूसरा नी चला गया, या हिप खराब हो गया, या स्पाइन खराब हो गई। बिकॉज नी एक अलाइनमेंट देता है, अगर वो ओके। खराब हो जाएगा तो बाकी सब चीज़ें खराब हो जाएगी। तो इसलिए पहली चीज़ तो ये है कि बेस्ट ऑप्शन जब आपका टेढ़ापन आना शुरू हो जाए, आपकी एक्टिविटीज और डेली लिविंग इम्पैक्ट हो रही है, आप एक नॉर्मल सोशल लाइफ नहीं जी पा रहे, आप घर में ही रह जाते हैं, बाकी लोग घूमने जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि मम्मी को तो दर्द होगा, वो घर में ही बैठेंगी, बिल्कुल। पापा को तो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाएंगे तो घर में ही छोड़ देते हैं। तो ये जो सोशल लाइफ को आपको इम्पैक्ट कर रहा है ना, वो चीज़ सही नहीं है। दैट इज समथिंग विच टिपिकली रिक्वायर्स कि आप सर्जरी करा के इसको चीज़ को ठीक कराएं। ओके। लोगों को क्या लगता है कि हार्ट एक ऐसी चीज़ है जो लाइफ थ्रेटनिंग है, तो उसको करा लो। नी का काम तो चल ही रहा है, कि हम चल ही नहीं रहे तो बैठे हैं। लोग बट इग्नोर भी कर उसकी देते हैं। हाँ, तो उसकी वजह से बहुत दिक्कत बढ़ती है, क्योंकि हम्म आपको डायबिटीज, हाइपरटेंशन वो सब बढ़ जाता है, कि आप चल नहीं रहे हैं, घूम नहीं रहे हैं, वजन बढ़ता है, ओबेसिटी की वजह से फिर नी इम्पैक्ट होता है। तो बेस्ट ऑप्शन है कि जब आपको दिक्कतें बढ़ जाएं, आपकी एक्टिविटी तो डेली लिविंग इम्पैक्ट हो जाए, आप पेन किलर रेगुलरली ले रहे हैं अपने आप से, या चाल खराब है, इन केसेस में आप मिलें अपने डॉक्टर से, स्पेशलिस्ट से, और सर्जरी कराएं। इसमें सर्जरी में कोई लंबा चौड़ा कुछ काम नहीं है आजकल। इट इज़ जस्ट अ 45 मिनट टू 1 आवर प्रोसीजर। ओके। और पेशेंट को सेम डे रूम में शिफ्ट करके सेम डे चलाना शुरू करना, अगले दिन से वॉशरूम जाना, 2-3 दिन में पेशेंट घर भी चले जाते हैं। ओके। और मैक्सिमम केसेस में विद इन अ मंथ पेशेंट एबल टू स्टार्ट ड्राइविंग, गोइंग आउट ऑफ द हाउस, वॉक करने के लिए पार्क में जाना, मार्केट जाना, सब ओके। वो सब अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ सकते हैं। कोई ओके। प्रॉब्लम नहीं, किसी चीज़ की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके। और आज तक टचवुड जितने भी हमने मरीज करे हैं, जितने भी पेशेंट्स का हुआ है, Hmm. all, even if they are watching this, they would be agreeing to the fact that they themselves come and see and say कि सर हमारी लाइफ में चेंज आ गया, और Okay. मुझे नहीं पता मैं क्यों और किस डर में Hmm. अपने आप को और डिले कर रहा था। Hmm. बट वो करते 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 वो इतना खराब हो जाता है सोशल प्रेशर में, अरे मत कराना, खराब हो जाएंगे, Hmm. उसकी वजह से वो लोग एक दर्द में ही रहते हैं। और बिल्कुल। जिन लोगों ने कराया है वो फिर कहते हैं डॉक्टर साहब ये तो चीज़ में 5 साल मेरे वेस्ट हो गए या 6 साल वेस्ट हो गए वेट करते हुए। जी। तो सर्जरी से नहीं डरना है, बट हाँ, अगर आपका राइट डायग्नोसिस, आप राइट टाइम पे हो, डेफिनेटली अपने डॉक्टर को विजिट करके और सर्जरी कराओ। वो कंप्यूटर नेविगेशन हो सकती है, रोबोटिक हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि आपकी नी की डिफॉर्मिटी कितनी ज़्यादा है। ओके। तो उन केसेस पे सर्जन आपके जो है वो बेस्ट डिसाइड करेंगे कि क्या बेस्ट चीज़ है करने की। सो इस प्रोसीजर की मिनिमम एंड मैक्सिमम क्या कॉस्ट रहती है, और इनमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि अगर हम प्रोसीजर हो गया तो घर पे हैं तो किन किन चीज़ों को हम ध्यान में रखें? देखिए, कॉस्ट तो अगेन इट इज़ डिपेंडेंट wholly and solely in which part of the world you are getting it done. ओके। यही चीज़ दिल्ली में अलग होगा, गुड़गांव में अलग होगा, हाँ, बिल्कुल। गाँव में अलग होगा, शहर में अलग होगा, तो हर जगह अलग होता है, किस बिल्कुल। टाइप की फैसिलिटीज़ है, क्या है, उस सब के हिसाब से। तो कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा वेरिएबल एक फैक्टर है। पर जहाँ तक प्रिकॉशंस का है, उसमें आपको कोशिश ये रहनी चाहिए कि आपको किसी न किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन ना चल रहा हो, जी। आप किसी तरीके की स्टेरॉइड ट्रीटमेंट्स पे ना हो, बिकॉज आपकी वूंड की हीलिंग कैपेसिटी इम्पैक्ट होती है। अगर आप डायबिटिक है तो आपका डायबिटीज़ कंट्रोल होना चाहिए, आपको कोई यूरिन इन्फेक्शन या इस टाइप की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और ये सब चीज़ें अगर आपकी हैं तो डेफिनेटली यू आर द राइट कैंडिडेट एट द राइट टाइम फॉर द सर्जरी। ओके। और सर्जरी के बाद में ऐसा कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस घर पे नहीं है, बिकॉज जब तक पेशेंट को डिस्चार्ज करा जा रहा है वो चल फिर पा रहे हैं, वॉशरूम जा पा रहे हैं, तो वही चीज़ हमको घर पे भी कंटिन्यू करनी है, घर पे एक्सरसाइज करनी है, जिसके लिए काफ़ी केसेस में हमारे यहाँ से भी कुछ फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं जो घर पे जाते हैं, हेल्प करते हैं, और मरीज को और जल्दी एक्टिवली हील होने में हेल्प हो जाती है। तो डॉक्टर, बचपन से कई बच्चों में नी में प्रॉब्लम होती है या कुछ पोलियो की वजह से भी प्रॉब्लम होती है और कमजोरीपन भी होता है, तो क्योर करा जा सकता है कि नहीं कराया जा सकता? इसमें अनुज 2 टाइप की चीज़ें हैं। एक तो ये है जो आपने बात करी पोलियो की।
डेफिनेटली गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स वगैरह से इतना फ़र्क पड़ गया कि अब पोलियो इतना कॉमन नहीं है। जी। और जिन लोगों को हुआ है सब है वो अब हम्म। उस स्टेज पे जो इनकी एज काफ़ी बढ़ चुकी है। ओके। पोलियो की वजह से मसल्स वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से नी जॉइंट खराब नहीं होता, बट हमारी मसल्स लाइक क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग, नीचे की मसल्स, एंकल मसल्स वो वीक हो जाती है, तो जिसकी वजह से मरीज को या बच्चे को चलने में दिक्कत आती है, तो वो हम्म। अपने घुटने पे हाथ रख के स्ट्रेंथ देता हुआ चलता है, तो वो थोड़ा झुक के चलते हैं, इसी वजह से बिकॉज मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं है। ओके। और क्योंकि वो हड्डियां बनने की स्टेज से पहले बीमारी हो जाती है, तो डेफिनेटली इट इम्पैक्ट्स द ग्रोथ ऑफ द बोन ऑल्सो। तो एक पैर थोड़ा छोटा, उस तरफ की हाँ। हड्डियां कमजोर और छोटी रह जाती है। जो दूसरी चीज होती है जो आप जिस तरह मुझे लगता है आप पूछना चाह रहे हो, वो है कि बच्चों को बचपन से माँ बाप को दिखता है कि कईयों को बो लेग्स हैं या नॉक नीज हैं, कईयों के पैर ऐसे टेढ़े होते हैं, कईयों के आपस में घुटने लगते हैं। बिल्कुल। अब उस चीज़ के लिए बहुत माँ बाप जो होते हैं वो परेशान होते हैं, और जी। ये उनको लगता है कि डॉक्टर साहब ये तो बचपन से पैर टेढ़े हैं, हमें सर्जरी करनी पड़ेगी। बिल्कुल। मैं आपको समझाता हूँ। मैक्सिमम क्या होता है कि जो बचपन में जब बच्चा होता है तब से लेके 2-3 साल की उम्र तक बच्चों के पैर थोड़े से टेढ़े होते हैं, जो कर्व बो लेग्स, बिल्कुल। और वो ऐसा कर्व होता है, वो जी। हमारा एक जो होता है ना उसे हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल, मतलब ये हम्म। नॉर्मल कर्व है। ओके। जैसे जैसे बोन्स बढ़ेंगी, बच्चों में स्ट्रेंथ आएगी, जी। मसल्स की एक्शन सही होगी, तो वो फिर बोन बाहर की तरफ बढ़ने लगती है। ओके। तो वो जो कर्व होता है अंदर उसे कहते हैं जीनू वायरस। जब वो बाहर की तरफ जाता है, जब नॉक नीज आपस में घुटने लगने लगे और पैर बाहर जाए, उसको हम लोग नॉक नीज या जीनू वैल्गम कहते हैं। ओके। जब वो जीनू वैल्गम होता है तो वो भी फिजियोलॉजिकल होता है। पहले ऐसे करेक्शन होती है, फिर बाद में बच्चा ऐसे बढ़ता है। वो यूजुअली जाके एक नॉर्मल एंगल पे 6-8 साल की उम्र तक अच्छे से आ जाता है। ओके। बट जिन बच्चों में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, खाना पीना अच्छे से नहीं खाते, कैल्शियम की डेफिशिएंसी चल रहा है या विटामिन डी डेफिशिएंसी चल रही है, उनके केस में ये चीज़ थोड़ी सी लंबी चलती है, तो वो जीनू वैल्गस और प्रोनाउंस हो जाता है, फिर वो टेढ़ापन लगातार दिखता है एक एज के बाद भी। उन केसेस में हमें करेक्शन पहले से देखनी चाहिए कि करें, या ये सप्लीमेंट्स वगैरह दे के करेक्शन करके और कुछ स्प्लिंट्स देने पड़ते हैं जिससे कि ये चीज़ आगे ना बढ़े। जब तक बच्चे की ग्रोथ कैपेसिटी होती है 10 साल, 12 साल, 14 साल, 16 साल, डिपेंडिंग ऑन गर्ल बॉय, जी। तब तक के लिए हमें वो स्प्लिंटेज देनी पड़ती है, और वो यूजुअली मैक्सिमम केसेस में करेक्ट हो जाता है। आज की डेट में 100 में से 1 या 2 बच्चों को ऐसा होता हुआ जिसमें छोटी सी सर्जरी करके या ऑस्टियोटमी करके हम उसको करेक्ट करते हैं। बट मैक्सिमम केसेस में क्योंकि पेरेंट्स भी बहुत अवेयर होते हैं, पहले ज़माने में 6-7 बच्चे होते थे तो ध्यान नहीं होता था, अब आजकल 1-2 बच्चे वो सब ध्यान रखता है, कितना किसका कोई टेढ़ापन दिखता है तो माँ बाप नहीं तो रिलेटिव्स नोट कर लेते हैं। जी। बिल्कुल। वो चीज़ एक बार आपकी नोट हो जाए तो आप डॉक्टर को दिखा के उसकी करेक्शन पे काम करें, इसमें कुछ परेशान होने से या घबराने से नहीं होगा। ये तो नॉर्मल मैक्सिमम केसेस में, ऐसा मैं बताऊँ 95% केसेस में इट इज़ ट्रीटेबल विद मेडिकेशंस एंड स्प्रिंट्स। ओके। तो और जैसे कि काफ़ी मैंने जैसे आर्मी की ट्रेनिंग करते हैं कुछ बच्चे, एंड उनके पैरों में गैप नहीं होता, ठीक है, गैप की प्रॉब्लम होती है, या कुछ के एक दूसरे से टच हो रहे होते हैं पैर, तो उस केसेस ये में वही है जो हम बात कर रहे थे कि नॉक नीज, जिसमें अच्छा। आपस में वो घुटने लग रहे होते हैं, और उन लोगों को आर्मी में बाहर कर दिया जाता है बिकॉज उनकी ना रनिंग कैपेसिटी कम होती है, तो अगर वो तेज भागेंगे तो गिरने का चांस रहेगा। ओके। इस वजह से वो आर्मी उसमें बाहर हो जाते हैं ट्रेनिंग ओके। में। बट आपको ये चीज़ वही मैं बता रहा हूँ कि आपको पहले ही एज में अगर आप पहचान लोगे 2, 4, 6, 8 साल की उम्र में, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो, आगे बढ़ता नहीं है। तो ये 20 एंड 25 के अराउंड ये जल्दी क्योर नहीं हो सकती, मतलब कम टाइम में क्योर हो सकती है? अगर आपके पास पेशेंट ही 16 या 18 साल की एज में आ रहा है और उसमें टेढ़ापन है तो करेक्ट नहीं हो सकती, फिर तो हमें सर्जिकली ही करेक्ट करना पड़ेगा सर। ओके। बिकॉज तब तक आपकी बोन की जो पोटेंशियल है करेक्ट होने की, वो डेवलपमेंटल कैपेसिटी खत्म हो चुकी है, आपके बोन के जॉइंट जाम हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं, ओके। जो ग्रोइंग एंड होते हैं, तो फिर और आगे इम्प्रूवमेंट का चांस नहीं होता। तो इस सर्जरी के करने के टाइम पे कितना टाइम लगता है, मतलब कि सर्जरी होने के बाद कितना टाइम 2 लगेगा? से 3 महीने, ओ, बिकॉज जब आप शॉर्ट में करके आप सीधा करते हैं तो उसमें जो नया बोन होता है उसको जुड़ने में इतना समय लगता है। क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं कि जिन्हें प्रॉब्लम है और वो जल्दी ट्रीटमेंट करवा के अपना दोबारा भर्ती या कुछ ऐसे देख सकते हैं, तो उसमें कितना टाइम लगता है? 2-3 इसलिए महीने हाँ, मिनिमम, बिल्कुल। अगर वापस से ज्वाइन करना है तो 6 महीने, अच्छा। रनिंग कैपेसिटी तब तक आएगी। ओके। ओके। तो बेसिकली 3 से 6 महीने में आप क्योर करा सकते हो। डॉक्टर, घुटनों के दर्द के क्योर के बारे में हमने बात कर रखी है, और इसके क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं?
इसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। देखिए अनुज, जैसा मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम केसेस में सर्जरी की जरूरत नहीं होती है। जी जब हम लोग नी डैमेज, नी डिजनरेशन केसेस देखते हैं, उन जी केसेस में मैक्सिमम केसेस आपको शुरुआती स्टेज में दवाइयाँ, फिजियोथेरेपी, एक्टिविटी मॉडिफिकेशन जी और सही एक्सरसाइजेस उसका ओके रोल है। हम्म दूसरा जो रोल होता है वो है फिजियोथेरेपी, जिसमें फिजियोथेरेपी में मशीन्स होती हैं कुछ स्पेसिफिकली जो कॉन्ट्रैक्ट करके, रिलैक्स करके मसल्स को और अंदर की जो जॉइंट के अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ गई है जी उसको रिलीज करते हैं, हम्म इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। जो ओके मसल अकड़ जाती है, मैक्सिमम केसेस में हैमस्ट्रिंग की मसल अकड़ती है जो घुटने के पीछे होती है, बिल्कुल उसको रिलैक्स करते हैं। और उसकी वजह से फिजियोथेरेपी में जो एसोसिएटेड और मसल्स वीक हो रही हैं, जैसे घुटने की वजह से स्पाइन में पेन आ रहा हो, तो जी उसको करेक्ट किया जाता है। ये सब चीज़ें जो है ना, ओके ये हम लोग फिजियोथेरेपी से अचीव कर लेते हैं। हम्म फिर इसके बाद आता है कि जब आपने ये भी किया और उसके बाद भी कभी कभी पेन होता है। काफ़ी हम्म पेशेंट ऐसे हैं जिनको सर्जिकली आपको कोई किडनी की वजह से, हार्ट की वजह से भी नहीं आप सेलेक्ट कर सकते सर्जरी के लिए। उन केसेस में भी घुटनों में स्टेम सेल के इंजेक्शन लगते हैं जिनका बहुत अच्छा रिजल्ट है। बिल्कुल देन जेल के इंजेक्शंस लगते हैं जिनके बहुत अच्छे रिजल्ट है, जो वो एक लुब्रिकेशन अंदर जाता है नी के अंदर और वो उसके कोई उसको साइड इफेक्ट नहीं कोई है। साइड इफेक्ट नहीं, वो ओके स्टेरॉइड वगैरह नहीं, वो तो पैक्ड इंजेक्शंस आते हैं ओके सोडियम हाइड्रोनेट के, ओके और वो विस्कोस सप्लीमेंट कहलाते हैं, वो डलते हैं नी के अंदर। और उनके साथ में अगर ग्रेड 2 या ग्रेड 3 आर्थराइटिस है और पेन वैसे कंट्रोल नहीं हो रहा, उन केसेस में आपको वन इंजेक्शन गिव्स यू रिलीफ फॉर 1.5 years, अगेन देखेंगे रिपीटेड। अगर डिफॉर्मिटी नहीं बढ़ रही है, टेढ़ापन ओके नहीं बढ़ रहा, बीमारी कंट्रोल में है, तो उन केसेस में आप उसको रिपीट भी कर सकते हो अगले साल, 1.5 साल, 2 साल बाद। बट अगर ये चीज़ बढ़ रही है, लगातार डिफॉर्मिटी बढ़ रही है, बीमारी बढ़ रही है, तो फिर उस केसेस में हम फिर सर्जिकली सोचते हैं, बिकॉज परमानेंट ऑप्शन इन केसेस में बेटर है। ओके ये जो हमने बाकी चीज़ों की बात करी, दवाइयाँ, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज, ये सब डेफिनेटली बहुत अच्छा रोल है, बट अर्ली स्टेज में, जिससे कि ये चीज़ बढ़े ना ओके और आगे जाके दिक्कत ना हो। जब एक बार बढ़ जाता है, दिक्कत काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, उन केसेस में सर्जरी ही बेस्ट ऑप्शन है। तो डॉक्टर इस कन्वर्सेशन से हमें काफ़ी चीज़ें पता लगी। सो आप अलग से कुछ मैसेज देना चाहते हैं हमारे ऑडियंस के लिए? सर देखिए, मैं 2-3 चीज़ों पे ध्यान दूँगा। एक तो ये कि अपना पोस्चर जी बहुत ज़रूरी है कि सही रखें। जी दूसरा एक्टिविटी, जी एक्सरसाइजेस। ओके आप जिस भी एज ग्रुप में हैं, 40 to 45 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज डेली जी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो हार्ट के लिए हो, बॉडी के लिए हो, इन जनरल स्पाइन के लिए हो, नीज़ के लिए हो, सबके लिए हो। हम्म तीसरी चीज़ है डाइट। डाइट में बहुत ज़्यादा अब आजकल जंक और इस सब की वजह से जो मेन कंटेंट है वो मिस हो जाता है। तो कोशिश ये रखें कि डाइट में प्रोटीन का कंटेंट अच्छा रहे, ओके चाहे बच्चे हों, चाहे ओल्ड एज हो, उनको तो चाहिए ही चाहिए, बिकॉज ओल्ड एज में मसल लॉस होता है, बच्चों को मसल बिल्डिंग के लिए चाहिए। ओके मिडिल एज ग्रुप में आपको मेंटेनेंस के लिए चाहिए, उसमें आप अगर नॉर्मल रिक्वायरमेंट से कम भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ओके लेस एज ग्रुप एंड अबव 45-50 वाले एज ग्रुप में आपको अच्छा प्रोटीन कंटेंट चाहिए, जिसमें आप 0.8 to 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से एम करिए। तो अगर ओके आपका 50 किलो वजन है तो आपको 40 से 50 ग्राम प्रोटीन रोज लेना चाहिए। ओके और वो एक चीज़ है जो कि लैकिंग है, जिसकी वजह से मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। अभी आपके पास में या आपके सामने में ज़्यादातर पेशेंट्स जो आप देख रहे होंगे, जिन लोगों से मिल रहे हो, घुटने की प्रॉब्लम है, स्पाइन की प्रॉब्लम, बट जी जो एक एपिडेमिक होने वाला है आगे जाके, वो होने वाला है ऑस्टियोपोरोसिस। ओके क्योंकि हमारी सोसाइटी में एज का एक्सपेक्टेंसी बढ़ता जा रहा है लाइफ, पहले 55, फिर 60, 70, अब 72, 73 आ गया है। और जैसे जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, एल्डरलीज के नंबर ऑफ पीपल हु आर एल्डरली आर इंक्रीजिंग सोसाइटी में, बट उनका डाइट कम होने की वजह से, उनकी अच्छे से बोन स्ट्रेंथ ना होने की वजह से, वो लोग ज़्यादा अच्छी एक कहेंगे रिटायरमेंट लाइफ नहीं जी पाते। वो यूजुअली बाउंड रहते हैं, सोफा, बेड, न्यूज़पेपर, बस इतना। हाँ एक वो टाइम के एक्टिविटी बाद लेवल्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मसल्स और बोन्स वीक हो रही है बिकॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस का सबसे बड़ा कारण है प्रोटीन एंड कैल्शियम डेफिशिएंसी। तो बहुत ज़रूरी है कि अपनी डाइट को अच्छा रखें, सो दैट आप इन चीज़ों को प्रिवेंट ही कर पाएँ कंपेयर टू ट्रीटमेंट। वैसे आजकल लोगों का कहना है कि डाइट से प्रॉपर प्रोटीन नहीं हो पा रहा है, तो लोग वे प्रोटीन पे शिफ्ट हो जाते हैं, तो ये सही है या मतलब? सर देखो, पहली चीज़ तो ये है कि मैं एज अ डॉक्टर इसके बारे में इसलिए नहीं कह पाऊंगा बिकॉज आई डोंट नो द क्वालिटी ऑफ दीज वे प्रोडक्ट्स हाउ दे हैव मेड, जी but definitely natural sources is the best source. Okay. For vegetarians there are multiple sources, चने की दाल है, नॉर्मल
मूंगफली दाना है, ड्राई फ्रूट्स हैं, नॉर्मल दालें हैं, भीगे हुए दालें जो स्प्राउट्स होती हैं, कच्चा पनीर, दही, दीज आर ऑल गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। ओके। अगर वेज है सोया ये सब भी चलता है। नॉन वेज में आपका एग है, चिकन है, सी फूड है, ये सब चीज़ें हेल्प करती है। सो एट द एंड ऑफ द डे आपको मिक्स एंड मैच करके अपना बैलेंस बनाना पड़ेगा कि आपका प्रोटीन की कंटेंट अच्छा रहे और उसी से आपके जॉइंट्स और आपकी जो मस्कुलर सिस्टम है वो लंबा अच्छा चलता है विदाउट प्रॉब्लम। आप जो भी एक ओल्ड एज आदमी को देखेंगे जो एक्टिव है, पार्क में मिलेंगे आपको, जो 60-70 साल की उम्र में आराम से घूम रहे, सब कुछ कर रहे हैं, आप उनसे कभी डाइट यू विल बी शॉक कि उनकी डाइट में कितना अच्छा कंटेंट होता है, दालों का, खाने पीने का, घी का, वो सब चीज़ें जो अभी आज की डेट में कार्डियोलॉजिस्ट मना नहीं करते हैं, बट बिकॉज मोस्ट ऑफ अस हैव शिफ्टेड टू रिफाइंड एंड दीज थिंग्स, दैट इज अ प्रॉब्लम। जो कन्वेंशनल जो घी होता था देसी, वो स्टिल हेल्प करता है इन मॉडरेट अमाउंट्स। तो ये सब चीज़ें अगर आप देखोगे ना, ये मेन है जो प्रिवेंशन करती हैं। ओके डॉक्टर, थैंक यू। सो इस वीडियो से काफ़ी लोगों को मतलब पता लगेगा कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या नहीं करनी चाहिए। सो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड फॉलो करें। स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग।